हेलो, हर्ष बारसिया सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू द चैप्टर नंबर 9 ऑफ सोशल साइंस जीएसईबी बोर्ड। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, उसमें जाएंगे हम। इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का चैप्टर है। चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 8 में हमने देखा था व्हाट आर द रिसोर्सेज, क्या होते हैं, उसकी यूज क्या होता है, व्हाट इज सोइल, टाइप्स ऑफ सोइल एंड एवरीथिंग, कई सारी चीजें हमने देखी थी। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं वो एग्जैक्टली हम जान गए थे चैप्टर 8 में ही। इन दिस चैप्टर रिसोर्सेज में दो चीजों के बारे में जानना, एक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फोकस इज हियर, राइट, दो चीजों के ऊपर। रिसोर्सेज कई अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं, पर हम इंसान हमारे काम में आए वैसे उस रिसोर्सेज को बना सके, उसके बाद वो रिसोर्सेज होते हैं हमारे। बाकी कई सारी चीज नेचर के पास है, दे ऑल आर नॉट रिसोर्सेज, ठीक है ना। चलो चैप्टर 9, दिस इज द पार्ट फर्स्ट। मैं अभी कह देता हूं चैप्टर पार्ट 2 जो है इसका, दैट विल बी लाइव ओनली, नॉट अवेलेबल आफ्टर दैट, ताकि लोग पूछते हैं कई बार। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे, 2 पार्ट में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चीजें जानने के लिए ये है कि चैप्टर कितने मार्क का पूछा जा सकता है बोर्ड की एग्जाम में। बोर्ड की एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर है कंप्लीटली 4 मतलब 4 मार्क का, एंड कंपलसरी 4 मार्क का ये है। देखो, एक सेक्शन ए में 1 मार्क का एक सवाल आएगा, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सेक्शन बी में एक सवाल आएगा 2 मार्क का, दैट इज कंपलसरी, नो अल्टरनेटिव, नो ऑप्शन, नो इंटरनल ऑप्शन, नथिंग एल्स। और सेक्शन डी में मैप 1 मार्क का होगा। कुल मिलाकर हमारे पास है 4 मार्क, ठीक है ना। 4 मार्क का चैप्टर हो गया। बढ़ते हैं आगे हम। अब तो ये इश्यू नहीं है ना ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। और एक ये भी चीज जान लो कि 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे। सो वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दैट, कि 1 मार्क का आएगा तो सारी कुछ लाइनों में जो भी एक लाइन में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है, मेरे एक्सपीरियंस में सारा बताऊंगा। 2 मार्क का सवाल भी बताते जाऊंगा कि ये सवाल 2 मार्क हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और मैप में क्या चीज आ सकती है वो भी साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि इसका दूसरा पार्ट है वो लाइव नहीं होगा, ठीक है ना, आप लेट ज्वाइन हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट एंड नेचुरल, मतलब वो तो हमने देख लिया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। देखो 3 चीजों के ऊपर है, एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हम पहले तो एग्जिस्ट करना, सर्वाइव करने की बात है। सर एक डाउट है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। There used to be many options for questions in older classes. Is there this system too in board? Like in section B, C, D, write this much questions from all. हाँ, हमारे बोर्ड में जनरल ऑप्शन ही पूछे जाते हैं आपसे। 2025 से ये स्कीम लागू होगी। पहले क्या होता था, ओल्डर जो पैटर्न थे ना ब्लूप्रिंट के, उसमें ऐसा था कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ऑप्शंस मिलता था कि भाई ये सवाल के बदले में ही ये सवाल आप लिख सकते हैं। पर अब जनरल ऑप्शंस हो गए। टोटल दिए है 13, उसमें से आपको लिखने हैं इतने। टोटल दिए 10, उसमें से लिखने इतने। कोई भी आप पूरा एक चैप्टर भी स्किप कर सकते हो, राइट। पर अभी से ऐसा सोचना नहीं है कि मैं ये चैप्टर स्किप कर दूंगा, क्योंकि यदि उस चैप्टर से ऐसे सवाल आ गए जो आपको आते हो और दूसरे चैप्टर जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो कि भाई इसके सवाल में लिखूंगा, उसमें से कोई ट्विस्टेड ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपकी हालत खराब हो सकती है, ठीक है ना। सो जनरल ऑप्शन सारे पूछे जाते हैं। और हमने चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 8, चैप्टर 15 खत्म करवा दिए। दिस इज 6 चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। 3 चीजें हमारी, एक तो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, और फिर हम डेवलप होते हैं। तो वो सारी चीजें तीनों रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि रिसोर्स नहीं मिले
तो हालत हमारी खराब हो सकती है। रिसोर्सेज क्या है वो चैप्टर 8 में हमने देख लिया था। नेचर में कई सारी चीजें, उसमें से हमारे काम में जो आ जाए उसे हम रिसोर्स कहते हैं। सो वी यूज नेचर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स, सीधी सी बात है। और उसमें सबसे बड़ा रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एक है, वो है फॉरेस्ट। क्योंकि इस चैप्टर में दो ही चीज के ऊपर फोकस रखना है ना, एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो काफी सारी चीजें हमें देता है। सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है यहाँ पे फॉरेस्ट की, एक मार्क में आ सकती है। ट्रू फॉल्स में या कहीं इसमें मैच द पेयर में आने की संभावना कम। A forest means a group of trees, bushes and grasslands. कई तीन सारी चीजें, कई सारे ट्रीज होते हैं वहां पे, कई सारी बुशेस होती है मतलब झाड़ी झांखरा, एंड ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान। इन तीन चीज मोस्टली वी फाइंड इन द जंगल। सो तीन चीजों का मिलना, तीन चीजों का जो ग्रुप होना, वो जंगल में आमतौर पर देखा जा सकता है। दैट इज अ जंगल। कब बोर्ड की एग्जाम दी थी उन्होंने? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, देखना खास। ये एक मार्क में यहां से सवाल आया हुआ है एक बार। व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन? वेजिटेशन तो आप जानते हो ना, जंगल। हाँ, 2023 में अल्टरनेटिव जनरल ऑप्शंस नहीं थे, कोई कोई चैप्टर से ही ऑप्शंस आते थे, दैट्स व्हाई वो पेपर पैटर्न चेंज हो गई अब। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब यह होता है कि प्लांट्स आर दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन हेल्प, दैट इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन, जिसमें इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं होती, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, अपने आप जंगल उगते हैं, ट्रीज उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं, जहां हम कुछ भी करने नहीं चाहते, हम बोने नहीं चाहते, हम उसको ग्रो करने के लिए नहीं चाहते, हम वहां पे कोई ह्यूमस वगैरह कुछ भी डालने नहीं चाहते, अपने आप उगना, दैट इज वर्जिन वेजिटेशन। इंडिया की बात करें तो सच प्योर वेजिटेशन 3 जगहों पे ही आज मिलता है। यहां से भी एक मार्क का सवाल आ सकता है। एक हिमालय, सुंदरबन वेस्ट बंगाल एंड थार डेजर्ट राजस्थान। 3 जगहों पे ऐसे जंगल है जो विदाउट ह्यूमन हेल्प ग्रो करते हैं, मोस्टली एकदम वर्जिन वेजिटेशन। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में जाते हैं तो बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब संभालते कौन है, मैनेजमेंट किसका है, ओनरशिप किसकी है, उसके हिसाब से जंगलों को क्लासिफिकेशन करा गया है। देखो, फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें 3 टाइप्स है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करती है उसके हिसाब से 3 टाइप है। यहां से कैसे सवाल आएंगे ये पूरा चैप्टर नहीं, मतलब ये टॉपिक खत्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कौन सा है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। 1 मिनट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है? कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो जंगल है उसे कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इस तरह से 1 मार्क के सवाल यहां से आते हैं, ट्रू फॉल्स में आता है। Reserved forests are the forests that are controlled directly by the government, true or false? या फिर आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स में भी सेक्शन ए में आ सकता है। किसे? नेम द फॉरेस्ट दैट आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। खासियत क्या है इस फॉरेस्ट की पता है? आप ट्रीज को कट नहीं कर सकते, वुड कलेक्शन नहीं कर सकते, एनिमल ग्रेजिंग कंप्लीटली बैंड, मतलब आप एंटर ही नहीं कर सकते विदाउट प्रियर परमिशन। Very valuable forest they are. That's why they are reserved forest. दूसरा, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन तो इसमें है ही। दूसरा पार्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो भी गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। अब 2 चीजों में थोड़ी दिक्कत ये है कि उसमें आगे क्या लिखा था, कंट्रोल डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, राइट। यहां पे क्या आता है, मैनेज बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट मैनेज करती है उस जंगलों को, उस फॉरेस्ट को, पर उतना उसका रोल नहीं होता होगा। क्यों? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या खास बात है कि लोकल पीपल, वहां के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो वुड कलेक्ट कर सकते, अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते, पर कंडीशन एक है कि आप ट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचाओगे बस। नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो
वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। इसमें जो भी सारी चीजें आएगी ना, एवरीथिंग वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, मतलब खत्म होने वाली, कगार पर है विनाश की। आप ट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब यहां से एक मार्क का सवाल इस तरह से आ सकता है, दे कैन आस्क यू द फॉरेस्ट इन विच you can graze your animals, you can collect woods, which type of forest is this? तो रिजर्व नहीं है, प्रोटेक्टेड है। अब तीसरा है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखो दो क्लासिफिकेशन हमने कर दी है, एक रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। अब तीसरे जो भी जंगल आता है उसको कोई क्लासिफिकेशन नहीं रखा ही नहीं है, दैट्स व्हाई दैट जंगल इज कॉल्ड, दैट फॉरेस्ट इज कॉल्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अभी कोई लेवल नहीं लगा है, प्रोटेक्शन भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, सो यू कैन कट ट्रीज, ग्रेज एनिमल्स, नो रूल्स, नो रिस्ट्रिक्शन, नथिंग एल्स। आप जा सकते हो, घूम सकते हो, रील्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जंगल में मंगल करना हो, एवरीथिंग इज देयर। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सारी छूट है, ऑल सब कुछ मंजूर है, आप जा सकते हो। अब आपको सवाल ऐसे आएगा, देखो कि यहाँ पे लिखा क्या है, फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो सवाल इस तरह से आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, नेम देम। तो 3 फॉरेस्ट है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल के, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये सवाल भी आ सकता है, सो लर्न अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अब है बेस्ड ऑन ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तीनों के बेस, ओनरशिप किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। उसमें 3 फॉरेस्ट है, फिर अगेन 3। स्टेट फॉरेस्ट कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सीधा कंट्रोल करते हैं, दोनों का रोल होता है। मोस्टली ऐसे कई सारे जंगल है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वर्कआउट करती है साथ में। मोस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया आर ऑन दिस टाइप, मतलब जितने भी जंगल है, जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में, वो इसी टाइप में आते हैं। सो इसे गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है। दूसरा है कम्युनल फॉरेस्ट। कम्युनल फॉरेस्ट में नाम में ही सब कुछ है, कम्युनिटी मतलब एक समाज, ग्राम पंचायत, एक कॉरपोरेशन, एक म्यूनिसिपैलिटी, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस कम्युनल फॉरेस्ट को मैनेज करती है, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ग्राम पंचायत जो विद इन गांव मतलब विलेज उसमें ही काम करती है, मतलब लोकल होगी। कॉरपोरेशन जो है वो सिटी में ही काम करता है, सिटी के दायरे के बाहर वो काम नहीं करता है। म्यूनिसिपैलिटी छोटे शहरों को संभालती है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को संभालती है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे संभालती है वो है कम्युनल फॉरेस्ट। एक एक मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। Which type of forest are controlled managed by local self government? Which type of forest are controlled by central or state government? State communal forest. और तीसरा है private forest. Sir, the security of communal forest are low or not? हो सकता है उतनी तो सिक्योरिटी नहीं होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्राम पंचायत का खुद का है तो पूरा गांव उसमें इधर उधर जा रहा होगा। पर वैसे जंगल बहुत कम है, शायद 2-3 भी हो तो भी लिखेंगे तो सही नहीं आते हैं। उस जंगल को शायद हम फॉरेस्ट कह भी ना सके, राइट। अब है प्राइवेट फॉरेस्ट ओन्ड बाय इंडिविजुअल। सीधी सी भाई, प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फैमिली उसे संभालती हो, सीधी सी बात है। बहुत कम ऐसे फॉरेस्ट है, और उड़ीसा में है, मेघालय में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में 4 जगहों पे शायद ऐसे जंगल मिलते हैं। ये जंगल जो है ना प्राइवेट, उसकी हालत कैसी है? तो भाई जंगल होना कोई छोटी बात तो है नहीं। अंबानी से हम जाकर रूबरू मिलते हैं यदि, मुकेश अंबानी, तो पूछेंगे कि भाई आपके पास कितना, 1000 एकड़ या 3000 एकड़ में, 3000 एकड़ में वनतारा है ना। इट इज नॉट अ फॉरेस्ट, इट इज अ प्राइवेट सेंचुरी, वाइल्ड सेंचुरी प्राइवेट है, जहाँ मोस्टली तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से या इंडिया से जो एनिमल्स और बर्ड्स घायल होते हैं उसे वहाँ लाया जाता है, ठीक करा जाता है। एक ऐसा सेंटर है
इट इज नॉट अ प्राइवेट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो कह ही नहीं सकते, खुद एक प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर है। गुजरात में तो प्राइवेट फॉरेस्ट है नहीं। मैंने वनतारा के बारे में अभी यही बताया आपको, एक बच्चे ने सवाल पूछा ही था। वनतारा इज नॉट अ फॉरेस्ट, इज जस्ट अ, मतलब वहां 1,50,000 एनिमल के आसपास कई सारे बर्ड्स, सारे सब कुछ आ गए, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। मैं ऐसा आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। हाँ, 3,000 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ, 2025 में मोदी ने उसका उद्घाटन करा था। देखो यहाँ पे लिखा ही है, साफ साफ लिखा, हाउसेस ओवर 1,50,000 रेस्क्यूड एनिमल्स अक्रॉस 43 स्पीसीज, एलिफेंट, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सबको वहां बसाया है उन लोगों ने। कितना बड़ा 1,50,000, मतलब अभी आएगा इसमें एक पॉइंट कि कितनी प्रजाति है और इसमें से इंडिया में कितनी प्रजाति है। कई सारी कंट्रोवर्सीज भी है, पर ये इट इज नॉट अ पब्लिक फॉरेस्ट, इट इज प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सर? इफ गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव फॉर प्राइवेट, देन देयर आर चांसेस फॉर मेक इट हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट फॉरेस्ट की हालत ऐसी बहुत ही खराब है, एकदम पुअर कंडीशन में है, टोटली बैरन कंडीशन में, क्योंकि मेंटेन करने के लिए यू विल रिक्वायर मिलियंस ऑफ रुपीज। ठीक है, फॉरेस्ट के जो टाइप्स है सब खत्म। अब है डिफोरेस्टेशन क्या है, एक मार्क की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको। डिफोरेस्टेशन का सीधा मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विनाश, जंगलों का खात्मा हो जाना। बैरन मतलब बंजर, बंजर जमीन, एकदम कुछ भी नहीं है वहां पे। डिफोरेस्टेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, 1 और 2 वर्ड में क्वेश्चंस जो पूछता है सेक्शन ए में, उसमें भी आ सकता है। जंगलों का खात्मा, विनाश। इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, सिर्फ इंडिया में ही जंगलों को काटा जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, बंजर बना दिया जा रहा है। तेलंगाना की बात हम करते हैं ना, 400 एकड़ में फैली थी जंगलों की जमीन पूरी, रातों रात बुलडोजर मतलब जैसे भी लगवाए, और बहुत ही इश्यू बन गया था इंडिया लेवल पर। इट्स अ ग्लोबल इश्यू, सारे अलग अलग कंट्रीज में ये हो रहा है कि जंगलों को धीरे धीरे काट रहे हैं सब। क्यों? इसके पीछे का रीजन है ह्यूमन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हमें बिल्डिंग्स बनवाने हैं, हमें रोड्स बनवाने हैं, हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं, हमें ब्रिजेस बनवाने हैं, कई सारे रिसोर्सेज आते हैं। सो हम किसी का तो भोग लगेगा ही ना। यदि मुझे वहां पे ऐसा कोई जायंट एक प्रोजेक्ट डालना है तो आई विल रिक्वायर अ लैंड, चाहिए मुझे। तो ऐसी लैंड और कई जगह पे मिल नहीं रही है मुझे, देन आई विल ग्रैब द लैंड वेयर देयर इज अ फॉरेस्ट। दोनों कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, दोनों हाथ मिलाकर कर रहे हैं जंगलों का खात्मा। वन एजेंसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सब है इसमें शामिल। समटाइम्स ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड्स आता है तो ट्रीज नेचुरली खत्म हो जाते हैं, पर उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है कि अपने आप खत्म हो जाना। दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डैमेज बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस जितना करते हैं ना, वो तो बहुत ही अलग किस्म की बात हो जाती है। अब डिफोरेस्टेशन की सिंपल डेफिनेशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ग्लोबल इश्यू है, ह्यूमन प्रोग्रेस की वजह से उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट्स खत्म। अब डिफोरेस्टेशन हो गया, चलो जंगल खत्म हो गए, विनाश हो गए, इस तरह का जंगल था, कई सारे ट्रीज, कई सारे एनिमल्स, कई सारी पानी की व्यवस्था, बर्ड्स भी घूम रहे, डेंस फॉरेस्ट था, एकदम प्योर ऑक्सीजन जहां से मिलता था, हवा को भी शुद्ध रखता था। उसे हमने काट दिया, खत्म कर दिया।
फिर तो पोल्यूशन बढ़ेगा, काफी सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो उसकी इम्पैक्ट क्या है? हाँ, डिफोरेस्टेशन हैज ह्यूज इम्पैक्ट एवरीवेयर। पहली इम्पैक्ट सीधी सी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में बढ़ेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते थे, अब वो नहीं रहे, खत्म हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, पॉइजनस गैसेस जो हवा में बढ़ रहे हैं, मजबूत होती जाएगी ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप इंडिया की बात छोड़ो, जस्ट लास्ट ईयर इंग्लैंड में देखो आप पहली बार आई थिंक उन लोगों ने देखा होगा 25 प्लस या 30 प्लस टेम्परेचर अभी गया, वहां के रोड्स टूटने लग गए। कभी उन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि 25 प्लस 35 प्लस टेम्परेचर जाता है। हम तो यहाँ 45 में भी कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, यहाँ वहां दिक्कत आनी शुरू हो गई। देखो, मतलब दिस इज नॉट द इश्यू ऑफ आवर नेशन ओनली, दिस इश्यू ग्लोबली। हाँ, वो तो मूवी की तरह ही देखते हैं ना। विदाउट ट्रीज सोइल गेट्स इरोडेड। कैसे? चैप्टर 8 में हमने देखा था। देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोइल एंड ट्रीज। सोइल का मतलब क्या होता है? हमने डेफिनेशन देखी थी चैप्टर 8 में, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच ट्रीज कैन ग्रो, जिसमें ट्रीज ग्रो हो सके, वैसा अपर लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब सोइल जो है जन्म देती है, लैंड जो है जन्म देती है ट्रीज को, ट्रीज बड़ा होता है, उसके जो रूट्स है वो ऐसे फैलते हैं मजबूती से कि सोइल को पकड़ कर रखते हैं, उसे इरोड होने नहीं देते। जिसने जन्म दिया उसे बनाए रखते हैं। ठीक है, ये रिश्ता हो गया। अब ट्रीज आपने काट दिए, उसके रूट सड़ गए, खत्म हो गए। जैसे ही फ्लड आएगा या ऐसा तूफान आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ना, अपनी जो ओरिजिनल जगह है सोइल की वो निकल के कहीं और चली जाएगी। तो इरोड हो गया, सोइल इरोड होगी, सीधी सी बात है। नो ट्रीज नो लैंड। अब अपर लेयर ही खत्म हो गया तो वहां फर्टिलिटी कैसी होगी? क्या उगेगा? कुछ भी नहीं उगेगा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में आप चले जाओ तो फॉरेस्ट एरिया हैज रिड्यूस, कई सारा फॉरेस्ट एरिया खत्म हो गया। मेनी एनिमल्स, अब जिस जंगल में एनिमल्स रहते हैं, घर बसा है, उनकी पीढ़ियां वहां रही है? अब जंगल रहा नहीं, देन वेयर शुड दे गो? कहां जाएंगे वो? लाइक आप लायन की बात करो, टाइगर की बात करो, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को खाने के लिए, मतलब उसकी चेन ही है, साइकिल ही ऐसी है, वो वही खाते हैं। मोस्टली हिरन वगैरह जो एनिमल्स है उसे खाते हैं वो तो घास खाते हैं। अब जंगल ही नहीं रहा, घास कहाँ जाएंगे? वो एनिमल्स मर गए। और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो एनिमल्स क्या करेंगे? सीधा अपना घर तो गंवा ही दिया। वाइल्ड एनिमल्स कम टू सिटीज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर के लिए, सिटीज में, गांव में आना शुरू हो जाएगा। और कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लेपर्ड्स, वो डोमेस्टिक एनिमल्स को फिर टारगेट करेंगे और खाएंगे। ऐसे कई सारे किस्से न्यूज़पेपर में, इंटरनेट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। आजू बाजू के गांव में चले जाते हैं, गाय को, उसके बछड़े को, भैंस को खाते वो। राइट? हाँ, या बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग, एक समझ सकते हो। फूड चेन डिस्टर्ब हो गई यहाँ पे। ये डिफोरेस्टेशन की इफेक्ट है। 2 मार्क का सवाल यहां से आ सकता है। राइट, द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। सवाल ऐसा आएगा कि व्हाट इज डिफोरेस्टेशन एंड स्टेट इट्स इम्पैक्ट्स। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है एक लाइन में, ये ना। अब ये भी सवाल 2 मार्क आ सकता है। रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना है तो उसकी दवाई क्या है? रेमेडीज मतलब दवाई, मतलब सॉल्यूशंस क्या है? तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप वुड का इस्तेमाल कम कर दो। जैसे कि रिसर्च फॉर वुड अल्टरनेटिव्स। अपने साइंटिस्ट को, बड़े बड़े तजज्ञ लोगों को, थिंकर्स को बिठाओ एक जगह पे, थिंक टैंक लगाओ और उसे पूछो कि हम जो वुड्स को खत्म कर रहे हैं, ट्रीज को खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट को अल्टीमेटली खत्म कर रहे हैं, तो उसके कोई अल्टरनेटिव्स है? जैसे कि प्लास्टिक का यूज हो सके, मेटल का यूज हो सके, ताकि जंगल बचे रहे। ये एक सॉल्यूशन, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना। और कई सारे हद तक ढूंढ भी लिया है, कई सारे ऐसे फर्नीचर हो रहे हैं आजकल जिसमें वुड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अलग प्रोडक्ट, अलग मटेरियल का यूज हो रहा है। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि ट्रीज मस्ट, यदि ट्रीज को काटना ही पड़े
मजबूरी है, इसके बिना कोई अल्टरनेटिव अभी तक नहीं ढूंढा है। वी हैव टू कट द ट्रीज, वी हैव टू रन आवर बिजनेस। जैसे कि मेरे पेपर बनाने की, कागज बनाने की फैक्ट्री, आई नीड ट्रीज यार। तो उसमें एक सूचन, एक सॉल्यूशन दिया गया, क्या, जिस स्पीसीज का आपने ट्री काटा है, सेम स्पीसीज के ट्रीज को फिर से लगाओ और उसे ग्रो भी करो। सिर्फ लगाने से काम नहीं बनता। ठीक है, ये दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि यंग ट्रीज जो है वो अभी फुल्ली ग्रोन नहीं हुए हैं, वैसे ट्रीज को काटने के ऊपर कंप्लीटली प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन क्या, हाँ प्रोहिबिशन होना चाहिए, नहीं काटने देना चाहिए, उसके ऊपर रूल स्ट्रिक्टली बैन लगा देना चाहिए। हाँ ये है ना, अभी मैं दिखाऊंगा। इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉरेस्ट रॉ मटेरियल। देखो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका मैंने अभी एग्जांपल दे दिया। सर आर यू गोइंग टू टीच अस फिगर ऑफ स्पीचेस? कल मैं फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर नहीं दूंगा, शायद सैटरडे को। कल रथ यात्रा है, देयर इज नो लेक्चर टुमारो। इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉरेस्ट रॉ मटेरियल्स, जो फॉरेस्ट से उसका रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, पत्ते भी आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं फॉरेस्ट से। तो आपने कई सारे ट्रीज काट दिए, मान लो कि 50 एकड़ में कई सारे ट्रीज आपने काट दिए, बिकॉज यू विल रिक्वायर, राइट। तो उसी 50 एकड़ में जिस स्पीसीज के ट्रीज आपने काटे हैं सेम लगा दो। दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। मस्ट डू अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का खात्मा, अफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को फिर से उगाना, राइट। तीसरा है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म के नाम पे जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे? इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना, जंगलों में ट्रैवल करना विदाउट हार्मिंग द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट। ये डेफिनेशन होती है सीधी सी। पर जंगलों को नुकसान मत पहुंचाओ, राइट। फॉरेस्ट एरियाज मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। अब आप 500 जनों को लेकर ट्रैकिंग के नाम पर या फिर कोई ऐसे नाम पर आप जाते हो वहां पे, ठीक है, 500 जन वहां गए, 3 दिन वहां रहे, मतलब वो लोग खाएंगे तो सही, तो डिस्पोजेबल डिशेस है, ये वो सब, कई सारा कचरा निकलता है। सो मोस्टली मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल, हिमालय में जो फॉरेस्ट क्या, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सर करने जाते हैं, वहां पे चढ़ने के लिए, अचीवमेंट के लिए जाते हैं। उस आर्टिकल में पूरा आया था, कोई इंडियन ही गए थे वहां पे, रिटर्न में उन लोगों ने देखा, फिर तो मेजरमेंट भी निकाला, कई सारे गवर्नमेंट ने काम भी करा, करीब करीब 1 टन से भी ज्यादा कचरा वहां ऑन द ट्रैक ऑफ एवरेस्ट मिला था। टन्स ऑफ कचरा। तो वो तो ज्यादा एक्सेसिबल भी नहीं है ना, फिर भी वहां पे इतना कचरा है। तो हमारे जो फॉरेस्ट है, जो एक्सेसिबल है, वाइडली ओपन है, इको टूरिज्म के नाम पर लोग घुस जाते हैं वहां, वहां कितना कचरा होगा? हु केयर्स? नोबडी केयर्स। हाँ, वेस्ट वहीं छोड़कर चले आते हैं। तो इको टूरिज्म के नाम पर फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फोर्थ है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना चाहिए लोकल पीपल को, उसे बताना चाहिए, टीच करना चाहिए कि हाउ द फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे है ही बात, ट्रीज जो होते हैं वो कई जगहों पे फ्यूल के लिए यूज करते हैं ना, लोग जलाते हैं, फिर उसके ऊपर उसे पकाते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव ढूंढ लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। मतलब सन एनर्जी का भी यूज करना चाहिए। कई सारी चीज है जो करे तो हो सकती है, ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आगे है 5th नंबर में, स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस में ये बताना चाहिए कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, सेव करो। भाई हम बताते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे भी पूछते हैं। अब 2 चीजें आती है, प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री प्लस एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि आपके गांव में, गांव के आसपास में, गांव के आसपास में आप पूरे गांव के जो भी लोग हैं वो मिलकर जितने हो सके ट्रीज लगाओ। मतलब गांव को जंगल नहीं बनाना है, पर जंगल जैसा बनाना है, जैसे आप जंगल में बसते हो वैसा। मोस्टली ट्रीज उगाओ। दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री, आपका जो खेत है, खेत के आसपास हो सके उतना, बॉर्डर पे, और खेत में जहां हो सके वहां, हर जगह पे नहीं, क्योंकि आपको क्रॉप भी तो उगाना है, फॉरेस्ट को लगा दो ताकि ये काम आ सके। क्योंकि फॉरेस्ट में
मतलब आपके जो भी उगा है गांव में, गांव के आसपास में जो भी ट्रीज उगाते हैं, फूडर की जरूरत होगी आपको, क्योंकि आपके पास एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, बुलॉक है, उसे कुछ खाना तो देना पड़ेगा, आप उसे जल भी तो नहीं दे सकते। तो फोडर मतलब घास, घास फूस वगैरह वो चाहिए। और यदि गैस पीएनजी वगैरह आपके घर में नहीं आया है अभी तक, तो फायरवुड भी तो चाहिए होगा। सो ये सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री विल गिव यू फोडर एंड फायरवुड, दोनों दे सकते हैं। ठीक है। 7th है, फायरवुड को रिप्लेस करो। किससे? सोलर एनर्जी लगाओ। सूर्य कुकर आता है ना, सोलर कुकर बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। नेचुरल गैस का काम भी हो सकता है। कैसे? चैप्टर नंबर 14 13 इन दोनों में आएगा। नेचुरल गैस, बायोगैस जिसे कहते हैं, गांव में आसानी से वो बन सकता है, बायोगैस हो सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करो। ठीक है, ये 3 चीज है फायरवुड को रिप्लेस कर सकती है। यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली यूज करो आप। एक उसमें यदि कोई इंफेक्टेड और डेड ट्रीज है जंगल में, जिसमें कोई इंफेक्शन लगा है ट्रीज में, उस इंफेक्शन की वजह से वो ट्री वो इंफेक्शन फैला सकता है दूसरे ट्रीज में भी। तो वाइजनेस ये है कि उस इंफेक्टेड ट्रीज को रिमूव कर दो, काट दो, निकाल दो, ताकि दूसरे ट्रीज हेल्दी रह सके। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। मेक अ नेशनल फॉरेस्ट फायर फोर्स। अब दावानल जिसे कहते हैं, जंगलों में जब आग लग जाती है, अमेरिका के फॉरेस्ट में देखा होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कई अलग अलग जंगलों में आग लगी थी। कितने दिनों महीनों तक वो आग कंट्रोल में नहीं आती थी, फिर जाके जब बारिश होती है तब कंट्रोल में आती है। हॉलीवुड में कई सारे सेलिब्रिटीज के घर भी जल गए थे ना। अब उस आग में कई सारे ट्रीज की स्पीसीज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। पर स्पेशली एक नेशनल फॉरेस्ट फायर फोर्स होनी चाहिए आपको, कि इस तरह के मामले को वो सुलझा सके। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज। और उसमें कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स, उसकी स्पीसीज भी जल जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, सवाल बढ़िया है आपका। वाई इज बैन इन ग्रेजिंग इन सम फॉरेस्ट? क्यों बैन है? क्योंकि देखो, ग्रेजिंग के लिए मतलब लोकल जो पालतू एनिमल्स है उसके ग्रेजिंग में बैन है ना, इसके पीछे का बड़ा और वन एंड ओनली रीजन ये है कि जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स है, जो घास फूस खाते हैं, वो फिर कहां जाएंगे? वो तो गांव में नहीं आ सकते। कोई हिरन है, डियर है, गांव में तो नहीं आ सकता, मुझे खाना दो। हाथी भी है, वो भी वेजिटेरियन है, वो भी गांव में नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई मेनी पीपल गो टू द फॉरेस्ट टेम्पल। फॉरेस्ट में कई सारे टेम्पल्स हैं, वहां जाते हैं और गार्बेज छोड़कर चले आते हैं। मतलब क्या होता है पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसमें 2-3 चीज यहाँ पे लिखी नहीं, मैं आपको बता दूं। फॉरेस्ट में भंडारा होता है। भंडारा का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट में जैसे परिक्रमा भी होती है, गिरनार पर्वत है ना जूनागढ़ में, उसके आसपास परिक्रमा होती है आफ्टर दिवाली। नर्मदा रिवर है ना, उसकी भी परिक्रमा होती है। तो कई सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जोड़ते हैं उसमें। अब वो हजारों लोगों का खाना पीना रहना मीन्स कई सारा गार्बेज प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत नहीं है, जाओ परिक्रमा करो, वहां भंडारा करो, हजारों लोगों को खाना खिलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है। बट वो हजारों लोगों का जो गार्बेज पीछे छूटता है ना, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्लीन अप मस्ट बी डन टू अवॉइड फॉरेस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, दिक्कत है तो सॉल्यूशन भी है। रिजर्व सेपरेट लैंड फॉर एनिमल पेस्चर। देखा आपने जो सवाल पूछा उसका यहाँ पे आया। एनिमल्स को चराने के लिए आपके पास एक अलग से जगह होनी चाहिए, रिजर्व। दिस विल प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम ग्रेजिंग डैमेज। ठीक है, दूसरा ये भी रीजन है कि ओवर ग्रेजिंग यदि हो जाता है, सारा घास जमीन के ऊपर से चला गया, तो वो अपर लेयर ऑफ द सोइल है ना, वो फ्लड और हवा की वजह से इरोड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
फॉरेस्ट फायर कैन ऑल्सो अगर नेचुरली बाय रबिंग ऑफ ड्राई लीव्स टुगेदर, हाँ वो भी है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ आता है, इसमें से तो मोस्टली डाइवर्सिटी जो है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 मार्क का सवाल पॉसिबल मोस्टली नहीं है। इंडिया हैज मैनी क्लाइमेट्स एंड लैंडस्केप्स, हमारा क्लाइमेट अलग अलग है। साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में कश्मीर जाओ और नीचे कन्याकुमारी जाओ, ईस्ट में जाओ मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश आपको मिलेगी, नीचे कोची में भी कई सारी बारिश मिलेगी, गुजरात में चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, बारिश शायद ही मिले आपको, डेजर्ट भी है, लैंडस्केप में कई सारे, हिमालय चले जाओ ठंड से आप शायद मर भी जाओ। सो लैंडस्केप एंड क्लाइमेट इज वेरी डाइवर्ट, सो देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी। तो जैसा वहां क्लाइमेट है, जैसा वहां लैंडस्केप है, उस हिसाब से वहां ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स है। यहाँ पे गुजरात में आओ तो उस तरह का यहाँ का एटमोस्फियर है, क्लाइमेट है, लैंडस्केप है, तो यहाँ पे केसर केरी, कच्ची केसर केरी आती है। पर आप श्रीनगर चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, तो वहां इस तरह की केसर मैंगो मिलना इम्पॉसिबल है। पर वहां से जो एप्पल आते हैं, कश्मीरी हिमाचलन के एप्पल, वो यहाँ उगना मुश्किल है। यहाँ पे जैसे स्पैरोस है, वैसी स्पैरोस आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगी। डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट लैंडस्केप, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट बर्ड, डिफरेंट इंसेक्ट, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। सो पूरी दुनिया में अबाउट 15 लाख स्पीसीज है, एक मार्क किसकी, एनिमल्स एंड बर्ड्स की, 15 लाख स्पीसीज। आउट ऑफ दैम 81251, मतलब 81,251 स्पीसीज इंडिया में देखने को मिलती है। वन तारा जो जामनगर में है, उसमें 1,50,000 अलग अलग स्पीसीज, मतलब 43 स्पीसीज के जानवरों को वहां पे लाया गया है। 3,000 एकड़ का प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों आ सकते हैं 1 मार्क में, याद रखना। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया 12th नंबर पर है, मतलब हमारे जंगल, हमारे एनिमल्स, हमारे बर्ड्स, हमारे इंसेक्ट, हमारा क्लाइमेट, हमारा लैंडस्केप, हमारी कल्चर, उस हिसाब से पूरी बायोडाइवर्सिटी जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, उसमें हम 12th नंबर पे हैं। दिस इज ऑल्सो 1 मार्कर क्वेश्चन। इंडिया की बात करें तो अफ्रीका का जरक इंडिया में मिलता है देखने को। यूरोप के यूरोपियन वुल्फ, भेड़िए इंडिया में देखने को मिलते हैं। वाइल्ड गोट्स भी है, काश्मीरी डीर भी है, एलिफेंट्स भी है, गिबोन्स मतलब एक तरह का बंदर साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा देखने को मिलता है, वो इंडिया में है। अब वो तो हम नहीं बता सकते ना कि 15 लाख स्पीसीज में जो खत्म हो चुकी, शायद वो गिन ली होगी, क्योंकि हम तो आउटडेटेड कोर्स पढ़ते हैं ना। करीब करीब 10 साल तो हम आउटडेटेड कोर्स पढ़ते हैं, कोई अपडेट आता ही नहीं है। जरक मतलब कैसा होता है एनिमल, घोड़े जैसा एनिमल होता है जरक। जरक शायद हाँ वैसा ही कुछ होगा, है ना। यूरोपियन वुल्फ, भेड़िया। देखो आगे, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी आल्सो इंक्लूड्स, इसमें ब्लैक बेयर, भालू, वन हॉर्न राइनो, आप आसाम में चले जाओ, डीर तो हर जगह पे मिलते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स भी मिलते हैं, कोबरा भी है साउथ के जंगलों में, हाँ। पिकूक तो हर जगह मिलते हैं, गोरार्ड मतलब मस्टर्ड भी मिलता है, होक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो, यू कैन गूगल इट, अच्छे से देख सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा इसमें से कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। कि कोई भी सवाल अभी तक नहीं आया कि बायोडाइवर्सिटी में कैसे कैसे एनिमल्स इंक्लूड है, बताओ, ये वो सब कुछ नहीं। हिमालय में जाओ तो 2 तरह के एनिमल्स मिलते हैं वहां पे। स्नो लेपर्ड एकदम व्हाइट होता है, स्नो कलर का, कभी कभार आप स्नो लेने जाओगे तो शायद लेपर्ड भी आ जाए। रेड पांडा, वो कहाँ रेड कलर का एनिमल क्यों है, एक मुझे क्वेश्चन पर्सनल होता है। मोस्टली क्या होता है कि जिस तरह का क्लाइमेट होता है उस तरह के एनिमल्स होते हैं। आपने देखा भी होगा कई सारे ऐसे एनिमल रंग बदल देते हैं अपना। ये स्पेशल एनिमल्स है, उस हाइट पे मिलने वाला है। India is the only country in the where you can still find tigers and lions roaming freely in the wild forest.
एक ऐसा मात्र एक कंट्री है, एक मार्क का सवाल यहां से कई बार पूछा गया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे आप मतलब एशियन कॉन्टिनेंट की बात होगी शायद, टाइगर्स को और लायंस को फ्रीली घूमते हुए जंगलों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अफ्रीका में भी तो है, वहां का मसाई मारा के जो जंगल है वहां पे, वहां लायंस टाइगर्स घूमते हैं, आराम से घूमते हैं। पर शायद लिखना भूल गए होंगे तो यहाँ की एशियन कॉन्टिनेंट में। हाँ, विंटर की बात करें, कोल्ड रीजंस है फरी एनिमल्स, हाँ ऐसे होते हैं। देखो विंटर की बात करें ना तो अभी मानसून है, मानसून के बाद विंटर शुरू होगा। एक मिनट, यहाँ से कोई कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। सर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक अफर्मेटिव वाला जो फ्राइडे को करवाया था उसको लाइव कर दीजिएगा। लो बाकी के तो सवाल मैंने पूछ ही लिए हैं मोस्टली। अब विंटर की बात करें तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो साइबेरिया से, यूरोपियन कंट्रीज से, रशिया वगैरह आसपास के कंट्रीज से, विंटर सीजन जब इंडिया में शुरू होती है तो कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ के थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग करके इंडिया में दो जगह पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड सीजन में ही। जैसे यहाँ इंडिया में कई सारी मतलब समर सीजन होता है तो हम अलग अलग कंट्रीज में घूमने जाते हैं, कहीं अलग अलग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, वैसे ही ये लोग इंडिया में आते हैं दो जगह पे। एक है केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में, और दूसरा नर सरोवर गुजरात में। दो जगह पे आते हैं। नर सरोवर मतलब अहमदाबाद से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर है। नहीं इतना भी तो नहीं है एग्जैक्ट किलोमीटर में भूल गया, पर है अहमदाबाद के आस पास। और विंटर सीजन अर्ली मॉर्निंग यदि आप 5-6 बजे वहां चले जाते हो तो यू विल सी फैबुलस सीन ऑफ बर्ड्स जो वहां से आते हैं, यायावर बर्ड्स जिसे कहते हैं। अब इसके बाद तो है यहाँ पे थोड़ा डाउट भी है, मैंने कहा ना आउटडेटेड कोर्स की बात है। सी टर्टल्स कम टू लay eggs along the sandy beaches of उड़ीसा आते हैं। अभी कोई वीडियो आया था, बहुत ही वायरल हुआ था, कि उसमें समुद्र का किनारा था, इंडिया का ही था शायद, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ टर्टल्स आए थे वहां पे, और जो वो यहाँ पे एग्स देते हैं, जैसे बकरी जो होती है उसकी लिंडी होती है ना, रुट कर पूरा भर देती है, वैसे ही एग्स आ रहे थे। फिर वो एग्स को रेती में मतलब वहां पे रख देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टर्टल्स। चलो शायद कुछ साफ सफाई हुई होगी वहां पे, पोल्यूशन डाउन हुआ होगा, तो ये है। वीडियो आपने शायद देखा होगा। साउथ इंडिया के रेन फॉरेस्ट है, यहाँ बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, हरे भरे जंगल रहते हैं, वहां आपको इंडियन पाइथन मिलेगा, एनाकोंडा रैट, वेरियस स्नैक्स एंड किंग कोबरा वहां देखने को मिलता है साउथ इंडिया के जंगलों में। अब एक बात ये है कि वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन, खत्म होनी है। मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर नाउ ऑलमोस्ट, कई सारे तो खत्म हो ही गए, देखने को ही नहीं मिलते। पर इंडिया के कुछ बैक ईयर में आप चाहो, कुछ 100 साल के अंदर अंदर, तो इंडिया में, पूरे इंडिया में, गुजरात से लेकर आसाम तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मोस्टली टाइगर्स बहुत ही देखने को मिलते थे। गुजरात की बात करो तो ईडर, अंबाजी, पंचमहाल एंड डांग के फॉरेस्ट में टाइगर्स थे, गुजरात में टाइगर्स थे, फ्रीली घूमते थे, बिफोर इंडिपेंडेंस आई थिंक। अब बात करो टुडे, टाइगर्स आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात। उसके पीछे के रीजन क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब खत्म हो गए, अब एक भी टाइगर फ्रीली घूमने वाला गुजरात के जंगलों में नहीं है। करीब करीब ना, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आगे आएगा तो मैं बताऊंगा वो पूरी शॉर्ट नोट। चीता, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चीता एंड लेपर्ड, पता है ना आपको? लेपर्ड बहुत है इंडिया में, बहुत ही लेपर्ड है इंडिया में, चीता नहीं है।
नहीं थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए, एक भी चीता नहीं बचा था। फिर नरेंद्र मोदी ने शायद लास्ट ईयर या 2 साल पहले कोई एक कंट्री से चीता को मंगवाए थे, इंपोर्ट करे हमने चीता इंडिया के जंगलों में, उसकी स्पीसीज बढ़े उसके लिए। कुछ चीता मर भी गए क्योंकि यहाँ का एटमोसफियर उसे शायद सेट नहीं हुआ होगा, सो खत्म। कुछ बचे हैं, अभी क्या प्रोग्रेस वो एग्जैक्टली आज के दिन में नहीं पता है, पर है अभी धीरे धीरे इंपोर्टेड चीता से है। फिर कई सारी बर्ड स्पीसीज भी है जो भी रेयर है। वल्चर कहाँ है आज, इतने वल्चर्स कहाँ है? पिंक थ्रोट की डक नहीं मिलती है देखने को। क्रेंस आउल्स बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो वाइड नंबर्स में थे वो भी नहीं है। चिलोत्र बर्ड जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही देखने को मिलता था, जैसे पिजन होता है ना, उससे बड़ा ऐसा कुछ आसपास का बर्ड है चिलोत्र बर्ड, शायद वो भी नहीं देखने को मिलता है, हार्ड टू स्पॉट। एलिगेटर्स गंगा रिवर में मिलती थी, फ्रेश वाटर में, अभी देखने को नहीं मिलती है। गंगा रिवर में डॉल्फिन भी देखने को मिलती थी। ये लॉकडाउन हुआ था ना 5 साल पहले, आप शायद छोटे होंगे बहुत, बच्चे 5th में पढ़ते होंगे शायद, 4th 5th। तब जो लॉकडाउन हुआ था तो कुछ दिन के लिए, शायद 1 महीने के लिए लोग बाहर नहीं निकले थे, नदियों में गए नहीं थे, एवरीथिंग सब सन्नाटा था। तो गंगा रिवर के कई सारे ऐसे वीडियोस आए थे कि पूरी रिवर एकदम, आप देखो ना तो नीचे एकदम उसके लास्ट तक देख सको, इतना प्योर पानी हो चुका था। तो एकदम फ्रेश पानी हो गया, प्योरिटी वापस आ गई। सो कई जगहों पे डॉल्फिन गंगा रिवर में मिली थी, उसके वीडियोस मैंने खुद देखे थे। फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, हमने हमारा काम शुरू कर दिया, डॉल्फिन निकल गई। सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स वांट प्योरिटी, जो भी नहीं है, डेंजर में, खतरे में। नंबर ऑफ, देखो ये पॉइंट थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता है शायद आज की सिचुएशन को अकॉर्डिंग। सी टर्टल्स जो उड़ीसा और गुजरात के सी कोस्ट पे आते थे अंडे रखने के लिए, वो अब रेयर हो चुका है। जो अभी मैंने एक वीडियो में देखा था, जो आए हैं, एग्स को रखते देखा है और वापस जाते हुए देखा है शायद, पर हमें लिखना है कि नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। फिर है वाटर फाउल, जल बिलाड़ी जिसे कहते हैं, जो नर्मदा, तापी, मही, साबरमती रिवर्स में मिलती थी, नॉर्मली देखने को मिलती थी। इन लोगों को लिखना चाहिए कितने साल पहले, अभी नहीं मिलती, क्योंकि इन रिवर्स का पानी तो मोस्टली बहुत ही पॉल्यूट हो चुका है। तो वो भी तो नहीं है, पॉल्यूशन से सीधा खतरा है उसे, तो अभी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट खत्म हो गई है। सो समय आ गया है बच्चे कि सीरियसली अभी नहीं सोचा तो आने वाले टाइम में, आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीजें सिर्फ वीडियो में ही देखने को मिलेगी, या फिर एआई जनरेटेड वीडियो में ही देखने को मिलेगी, रियल में नहीं, राइट। वाटर शेड क्या होता है? बर्ड नहीं होता ऐसी, दिखाओ भी कैसे, बर्ड नहीं है, जल बिलाड़ी, पानी में रहती है। वाटर शेड एरिया के बारे में एक चैप्टर 11 में पूरा एक शॉर्ट नोट आ सकता है, अभी नहीं है तो उस समय पे समझेंगे ना अच्छे से, ठीक है। लेट्स गो डीप इन द चैप्टर। उसमें पहला ही सवाल आता है जो 2 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, पूछ लिया है बोर्ड ने कई बार, सो उस हिसाब से जरूरी है, ठीक है। रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या डिस्ट्रक्शन है वो पहले चैप्टर में हमने चर्चा कर ली है, अब उसके रीजंस के बारे में जानकारी लेनी है। वी वांट टू नो अबाउट दैट, कि क्यों वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है। उसमें पहला ही रीजन ऐसा बताया है जिसमें हमारी इंटरफेरेंस काम करती है, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस इज इन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट एरियाज डिस्ट्रॉयज द नेचुरल होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसे कंप्लीटली खत्म कर देता है। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस में काफी सारी चीजें आ जाती है। ग्रासलैंड में हम जाते हैं, हमारे जो पालतू एनिमल्स होते हैं वहां चराने के लिए जाते हैं। अब जो घास जंगल में है दैट इज स्पेशली फॉर द एनिमल्स लिविंग इन जंगल, पर यदि हम जाते हैं हमारे पालतू एनिमल्स को खा जाते हैं, ग्रासलैंड पर कब्जा कर लेते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को घुसने नहीं देते हैं। तो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं
उसकी हालत खराब हो जाएगी। पूरा नेचर साइकिल जो आती है इस चैप्टर में आगे जाएंगे देखेंगे। अपना नेचुरल होम जो वो खो बैठता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कटिंग फॉरेस्ट कॉजेस नेचुरल इम्बैलेंस। वो आपने ट्रीज काट दिए, कई तरह के बर्ड्स खत्म हो गए, बीज खत्म हो गई, तो रिजल्ट क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ खत्म ही हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। जो भी एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रखकर जो जंगलों में जीते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उसमें से किसी एक का जाना सबके लिए भारी पड़ता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इम्बैलेंस तो पैदा हो ही जाता है। हंटिंग क्यों होती है एनिमल्स की? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हंटिंग? शौक के लिए तो हंटिंग करते ही है, करते भी थे। अपनी बहादुरी एनिमल्स को मारने के बाद वो दिखाते हैं कि वी कैन शूट देम, वी कैन किल देम लाइक अ किंग। जैसे उसके बाल ले लेते हैं, स्किन लेने के लिए, बोन्स मतलब हड्डियां लेने के लिए, हॉर्न्स मतलब शिंग लेने के लिए, नेल्स, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दवाई बनती है, या फिर कोई परफ्यूम या कोई लग्जरियस चीजें बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो लाखों में करोड़ों में बिकती है। सो दे किल द एनिमल्स, दे जस्ट हंट द एनिमल्स। अब एनिमल्स ही नहीं रहे वाइल्ड लाइफ में। जिस जंगल में एनिमल्स होने चाहिए वहां एनिमल्स ही नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो खत्म हो जाते हैं। आगे एक रीजन है ग्रीडी यूज ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों से हम ना लालच बहुत ही रखते हैं, लालची एनिमल्स है। वहां रोड्स बनाने, सीधी सी बात है, कई सारे मध्य प्रदेश के कई सारे जंगलों में वाइड रोड्स बन गए। जरूरी है, बनाना पड़ता है, पर जितना जंगल हमने काट के रोड बनाया उतना जंगल हम एक्सपांड क्यों नहीं कर सकते? दैट इज अ बिग क्वेश्चन टू अस। बिग प्रोजेक्ट जैसे मान लो सरदार सरोवर योजना है गुजरात में, कई सारे ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चैप्टर 11 में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्किन एंड हाइट्स दोनों सेम ही है, लेदर। हाँ। तो वहां जंगल था, उसमें रहने वाले कई सारे जंगल लोग मतलब एनिमल्स को अपना एबोर्ड मतलब अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या? सीधी सी बात है, माइनिंग के लिए आप झारखंड जाओ, उड़ीसा जाओ, कई सारे ऐसे एरियाज है जहां जंगलों को काट दिया गया माइनिंग्स के लिए, कई सारे खनिज जो है जो निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए। कोई बात नहीं निकाला, पर वो वहां रहने वाले जो एनिमल्स वगैरह है उसकी व्यवस्था अल्टरनेटिव क्या की? सिटीज हम एक्सपांड करते जा रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी है जो एनिमल को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भाई प्लीज लीव। अब बस आपने कह दिया है चैप्टर 1 एंड 8 का टेस्ट कब दोगे? बस 1-2 दिन में कर देंगे हम व्यवस्था, ठीक है। पीपल टेक ओवर फॉरेस्ट लैंड फॉर, वो फॉरेस्ट लैंड में क्यों जाते हैं लोग? दिस इज द रीजन, ग्रास लेने के लिए, फ्यूल्स के लिए, ग्रेजिंग कैटल अपने पालतू एनिमल्स को चराने के लिए। वो जंगल में तो रहते ही, हम सिटीज में गांव में रहते हैं, फिर भी जंगल में जाते हैं, तो उनकी जगह हम रिड्यूस करते हैं। वो तो कहीं जा नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट पालतू पेट तो है नहीं। वन ऑफ द रीजंस इज फॉरेस्ट फायर। ये सबसे बड़ी चीज है, ज्यादातर होता नहीं पर जब होता है फॉरेस्ट फायर, आग लगती है, तो कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स की कंप्लीटली सारी स्पीसीज खत्म हो जाती है। स्पेशली जब नेस्टिंग सीजन होती है, बच्चे अंडों में से बाहर आने ही वाले हैं या फिर जस्ट आ गए, तो उड़ नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते, या फिर जो एनिमल्स है उसके बच्चे जो अभी तो जन्म हुआ है, छोटे से, भाग नहीं सकते, उस समय पे, ठीक वही समय पे यदि आग लगी, they would be destroyed, completely fired हो जाएंगे, वो खत्म ही हो जाएंगे। If fire happens while birds are raising young ones, it causes big damage. Their babies and eggs are lost, खत्म हो जाती है। This is one of the reason for the destruction of wildlife. And without homes, घर तो है नहीं, जंगल खत्म हो गया, लोगों ने अपना बना लिया, उसमें सेटलमेंट कर दिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दिए, रोड्स बना दिए, सिटीज को एक्सपांड कर दिया, जंगल का बचाया ही नहीं, तो अब जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स, बर्ड्स, उसका क्या? व्हाट इज द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर देम? कुछ भी तो नहीं। सो व्हाट डू दे डू? दे कम टू द विलेजेस, दे कम टू द सिटीज एरिया। और गांव में और सिटीज में आए तो मरना तो तय है, हमारा नहीं उसका। फिर पकड़ने आएंगे, मार देंगे। एक तो हमने घर लूट लिया, फिर वो हमारे घर में आते हैं तो मार देते हैं। The fight, get injured,
और डाई इन कॉन्फ्लिक्ट। और सम एनिमल्स को इसीलिए मारा जाता है क्योंकि उसमें से कई सारी बायो मेडिसिन बनती है फॉर द हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज। परफ्यूम्स बनाते हैं लग्जरियस जो लाखों में बिकता हो। द स्मेल, द फ्रेग्रेंस यू कैन नेवर गेट फ्रॉम एनीवेयर। ऐसे बहुत ही लाखों में बिकने वाले परफ्यूम्स उनसे बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, भालू जो होता है, बेर, रीछ, उसके बॉडी में एक येलो कलर का लिक्विड बार बार पैदा होता है, जो लिक्विड इतना सुगंधिमान फ्रेग्रेंस वाला होता है कि भालू को मार दिया जाता है उस लिक्विड निकालने के लिए, या फिर उसे तड़पा तड़पा कर रखा जाता है कि बार बार वो लिक्विड उसके अंदर पेट में पैदा हो। लिक्विड निकाल दिया जाता है, भालू को मार दिया जाता है। एक तरह की बिल्ली भी है जिसके बॉडी के अंदर इस तरह की फ्रेग्रेंस होती है, तो उस बिल्ली को भी तड़पा तड़पा कर मारा जाता है जस्ट टू गेट द यूनिक फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम, और उससे फिर अदर परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। एक तरह का डीर मतलब हिरण भी है जो कस्तूरी हिरण कहा जाता है, कश्मीर में मिलता है। उसके बॉडी में भी ऐसी फ्रेग्रेंस वाली खुशबू होती है, उसे भी मार दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों को ऐसे शौक होता है। बायोमेडिसिन की बात करें तो कई सारे हाथी के जो दांत होते हैं, एक वन हॉर्न राइनो जिसे कहा जाता है, उसका एक ही हॉर्न तो होता है, उससे कई सारी मेडिसिन बनाई जाती है, सो उसे भी मार दिया जाता है। ऐसे कई सारे एनिमल्स है। ये आपने सुना होगा, ये वेल मछली, वेल फिश, जिसकी जो उल्टी होती है, वोमिट, वो करोड़ों में बिकती है। बिकॉज मेडिसिन तो बाद में है, उससे कई सारे परफ्यूम्स बनते हैं, वो सुगंधिमान होती है। वी आर जस्ट ना नेक्स्ट लेवल ग्रीडी पीपल है। ये सारी चीजें होती है। सो ये सारी चीजें पुश करती है हमें जंगलों को खात्मा करने के लिए। ठीक है ना? 2 मार्क का सवाल खत्म हो गया। क्वेश्चन ये था रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब नेक्स्ट आता है मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे बचाया जा सकता है। 2 मार्क। पहला ही है, पहले माइंडसेट चेंज करो भाई, कि जंगल हमारे बाप की पैदाइश नहीं है। हम सिर्फ उसे यही देखते हैं कि वहां से इनकम आ रही है, लकड़ी आ रही है। डिस्ट्रक्शन में एक चीज शायद ये भी थी, शायद आगे कुछ पॉइंट आएगा तो मैं बताऊंगा, कि सुंदरवन के जंगल है ना वेस्ट बंगाल में, वहां कई सारी हनी बीज बीहाइव बनाते हैं, मतलब मधपुड़ा, पता है ना, वो इतने तादाद में वहां के लोगों ने वो मध लेने के लिए, हनी लेने के लिए, टू ग्रैब द हनी फ्रॉम द हनी कॉम्ब, सारे मिटा दिए। कोई जगह पे पूरे जंगल में हनी बी मतलब हनी कॉम्ब रहने नहीं दिया। अब उसकी इफेक्ट क्या होगी? हनी कॉम्ब ही नहीं है, मतलब मधुमक्खियां नहीं होगी, मधुमक्खियां ही नहीं है पूरे जंगल में। तो मधुमक्खियां क्या करती है, जो पुलन फैलाती है ना, जिसकी वजह से कई सारे ट्रीज ग्रो होते हैं, जो उसके फ्लावर्स है उसमें से फ्रूट आते हैं। तो एक तरह का वो फ्लावर आना, जंगलों को ग्रो करना, कई सारे ट्रीज का ग्रो करना, वो बंद हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हनी बीज। तो वो फ्रूट्स के ऊपर जो डिपेंड रहने वाली जो गिलहरिया वगैरह जो एनिमल होते हैं, वो भी उसके साथ खत्म हो जाएंगे। उसे खाने वाले एनिमल्स वो भी खत्म हो जाएंगे। दिस इज अ चेन, राइट? सो माइंडसेट बदलना है कि जंगलों से जो भी मिलता है, मनी मेकिंग मशीन नहीं है। फॉरेस्ट आर नॉट मनी मेकिंग मशीन्स, दे आर नॉट कैश ऑफ बैंक्स। प्रोटेक्ट देम टू सेव द वाइल्ड होम्स, वाइल्ड लाइफ होम्स। कीप बैलेंस बिटवीन, देखो ये बैलेंस तो जरूरी है। हार्बिवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, मतलब प्लांट खाने वाले जो एनिमल्स है उसे आप बचाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि मीट, मतलब जो ये एनिमल्स को खाते हैं, हार्बिवोरस एनिमल्स को, वो भी बच जाएंगे। सो मेंटेन वाटर सोर्सेज इन फॉरेस्ट। एक चीज ऐसी भी है, वो पानी पीने कहाँ जाएंगे? हम तो व्यवस्था करते हैं नर्मदा से हमारे घर में पाइपलाइन के थ्रू पानी आ जाता है। एनिमल के साथ ऐसा नहीं है।
एनिमल्स के लिए जंगल में आइदर रिवर या फिर पॉन्ड या कुछ भी होना चाहिए, सो दैट दे कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर। पानी नहीं मिला, उस पानी के ऊपर भी यदि हमने कब्जा कर लिया ना, देन वेयर वुड दे गो? नोवेयर। और बात खत्म हो जाएगी। ये नहीं, ये होना चाहिए, मतलब क्या, पानी की व्यवस्था जंगलों में होनी चाहिए। ठीक है। केटल जो ग्रेजिंग करते हैं, पालतू एनिमल्स, उसके ऊपर बैन होना चाहिए, बिकॉज दे आर जस्ट फॉर द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। और ये जो हंटिंग है ना, उसके ऊपर तो स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। आप एनिमल का शिकार कर ही नहीं सकते, यदि कर भी दिया तो उसके ऊपर इतना बड़ा फाइन लगना चाहिए या फिर पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि दूसरे कोई उसके बारे में सोचे भी ना। सिर्फ लॉ बना देने से फायदा नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू एनेबल दैट लॉ, फोर्स करना। इलीगल माइनिंग भी होती है जंगलों में, आप झारखंड चले जाओ, हरियाणा का नीचे छत्तीसगढ़ चले जाओ, अभी तेलंगाना में हुआ था, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। जस्ट टू गेट द मिनरल्स फ्रॉम देयर, जंगलों को खत्म कर दिया जा रहा है। हैवी पनिशमेंट उसके ऊपर होनी चाहिए, फाइन भी लगना चाहिए। और जो पनिशमेंट देने वाले और फाइन लगाने वाले लोग हैं, वो ही पैसे खा जाते हैं, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यही मचा रखा है। आपने नाम सुना होगा, डिज्नीलैंड का नाम सुना होगा, शायद गए भी होंगे। उसका जो मालिक था वॉल्ट डिज्नी, उसे ऐसा एक बड़ा 300 एकड़ में एक प्रोजेक्ट करना था, पूरे माउंटेन के ऊपर। वहां के एनवायरमेंट लवर कई सारे लोग थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, वो नहीं करने दिया। वो आज वहां पे एक बड़ा सा बायो रिजर्व शायद या फिर नेशनल पार्क बना दिया है। एनिमल्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग, ये खास बात है। जब एनिमल्स का मैटिंग होता है, नेस्टिंग सीजन होती है उनकी, अंडे देने की सीजन होती है, बच्चा पैदा करने की सीजन होती है, हनीमून पीरियड उनका जो होता है, बेबी रियरिंग पीरियड्स जो होता है, तब उन एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे आर ऑन वेकेशन। ईयर में एक वेकेशन पीरियड आता है, 1-2 महीने आप जा ही नहीं सकते वहां पे। लेट देम स्टे सेफ एंड अनडिस्टर्ब्ड। सीधी सी बात है। हम यदि कोई हनीमून पे जाते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो सेफ उनके लिए भी, उनकी प्रजाति, उनकी स्पीसीज आगे बढ़ती है। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस, मेजरमेंट है ये। फिशरीज जंगलों में होती है, कई सारी पॉन्ड है या फिर वाटरशेड एरियाज जंगलों में जो होता है, वहां पे यदि ज्यादा फिशरीज हो गई है ओवर, तो कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो फिश को खाते हैं और वहां जिंदा रहते हैं। उसका फूड खत्म हो गया बिकॉज वी डिड इट, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने हनी बी का एग्जांपल दे दिया आपको। टूरिज्म के नाम पे आप जाते हो जंगलों में और कचरा छोड़ के चले आते हो, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस करी थी इसके ऊपर। सो यू नो इफेक्ट होती है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। सी एंड द सिक्स्थ मेजरमेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लाइफ। फिर इफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स, यदि वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स की बात करो या फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो होता है पूरा, जो वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। यदि वो इनएक्टिव है या फिर मोबाइल पे गेम्स ही खेल रहे हैं या फिर वीडियोस ही देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स में बिजी है, एनिमल्स का क्या हो रहा है, दे डोंट अंडरस्टैंड, तो उसके ऊपर हम लोगों को वी हैव टू मेक देम प्रेशराइज्ड कि उसे काम करना होगा। ठीक है। सो प्रायोरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर, केयरलेस लोग नहीं होने चाहिए वहां पे, सो दैट ये सारी कुछ चीजें बच जाती है। ठीक है। अब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम जो इंडिया में शुरू है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। सो इंडिया हैज स्टार्टेड स्पेशल स्कीम्स चलाई है ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। दीज आर टू सेव एनिमल्स को सिर्फ बचाना है, डेंजर और एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो जाए उससे पहले। एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड, ऑलरेडी खतरे की घंटी बज ही रही है उसके ऊपर, या फिर जल्द ही खत्म हो जाएंगे, वैसे एनिमल्स का एक लिस्ट बनाया गया और उसके ऊपर काम करा गया। सो लेट्स नाउ लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह वगैरह। उसमें पहला है टाइगर प्रोजेक्ट। आपको बता दूं मैं, जस्ट फॉर योर जानकारी, 20th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत के दौर पे, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अभी शुरू नहीं हुआ था, 1901 से लेकर कुछ 10-15 साल की आसपास की बात करें, तो
तो पूरे इंडिया में करीब करीब 40,000 टाइगर थे। 40,000 टाइगर्स इंडिया में थे। उस समय पे हुकूमत थी ब्रिटिशर्स की, दे वर रूलिंग ओवर इंडिया। और उन लोगों के अंदर एक नशा चढ़ा था, शौक पला था एक। क्या? आप टाइगर को मारो, हंट करो, खुद जाओ जंगलों में, और जैसे ही आपने टाइगर मार दिया उसके साथ एक फोटो खींचवाओ, देन शो दैट फोटो टू द ग्रुप। आपकी वाहवाही होगी, आपको पार्टी का मौका मिलेगा, आपके नाम पे पार्टी थ्रो होगी। सो इस नशे में शौक पूरा करने के लिए, बहादुरी साबित करने के लिए, they killed thousands of tigers across India. But due to illegal hunting हुआ, डिफोरेस्टेशन भी हुआ, जिसके बारे में जानते हैं हम, टाइगर्स खतरे की कगार पर आ गए, ऐसे कि वो खत्म ही हो जाएंगे। पर ठीक हुआ, 1971 की बात है। ये ईयर याद रखना, कितने टाइगर थे वो भी याद रखना, सारी कुछ चीजें 1 मार्क में आ सकती हैं। 1971 में कब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो पूछते हैं वो लोग। 1971 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्यों? जस्ट टू सेव द टाइगर्स। एम यही था कि फ्यूचर में टाइगर की पॉपुलेशन बनी रहनी चाहिए। अब इसके पीछे के रीजन की यदि मैं बात करूं, क्यों टाइगर की प्रजातियां बचनी चाहिए, क्यों टाइगर्स बचने चाहिए फ्यूचर के लिए, तो उसके ऊपर एक लंबा लेक्चर हो सकता है, पर हमें जाना नहीं उसमें, क्योंकि उतना पूछते नहीं हमें। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट जैसे शुरू हुआ तो टाइगर को बचाना है, टाइगर जहां नेचुरली रहते हैं उस हैबिटेट, उस फॉरेस्ट को भी बचाना है। सो मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस अक्रॉस द कंट्री, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आज की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर अभी भी एक्टिव है। अबाउट 44 रीजन्स में अक्रॉस इंडिया वो चालू है। टाइगर को बचाया जाता है, मतलब प्रोटेक्शन दिया जाता है कि कोई मारे नहीं। हंटिंग तो कंप्लीटली बैन है, प्रोहिबिटेड है, कोई हंटिंग नहीं करता। इलीगली जो होता है वो होता है। बाकी हम जैसे वेकेशन में गए कोई सुंदरवन के जंगलों में जहाँ टाइगर रहते हैं, तो व्हाइट टाइगर भी वहां मिलता है, तो हमें लगा कि लेट्स हंट तो इलीगल है वो, बड़ा केस आपके ऊपर बन जाएगा। टाइम फॉर द क्लास मेरे बच्चे, मेरे भाई, 6:30 ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, जानते ही हो, ठीक है ना? हाँ, अब उसके बाद आता है एलिफेंट प्रोजेक्ट। अपन टाइगर को देखा ना हंटिंग करते हुए, कई सारे ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंग्स, उस समय पे थे इंडिया में किंग्स भी थे ना, उनको भी एंकरेज किया था कि टाइगर मारना बहादुरी होती है, तो राजा भी निकल जाते थे टाइगर को मारने के लिए। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1 मार्क के लिए याद रखना, दिस इज द क्वेश्चन। एम क्या था? सीधी सी बात है, एलिफेंट को बचाना और जहां वो रहते हैं नेचुरल फॉरेस्ट में उसे भी बचाना। ठीक है, दोनों बचाने चाहिए, सीधी सी बात है। तो मेन गोल क्या है? सेव एलिफेंट्स हैबिटेट्स, मतलब एलिफेंट जहां रहते हैं उस फॉरेस्ट को पहले तो सेव करो, प्रोटेक्शन दो। और एनिमल, मतलब ये जो एलिफेंट है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि अपनी जो एक केव है उसमें ही रहते हैं ना, तादाद में केव, मतलब ग्रुप में, पूरे झुंड में एलिफेंट घूमते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, किलोमीटर, कई सारे नंबर्स ऑफ किलोमीटर्स का पूरा एरिया होता है। तो उस पूरे एरिया को जैसे कॉरिडोर कहा जाता है, जहां एलिफेंट्स चलते हुए जाते हैं, दूर आते हैं, घूमते हैं, ऐसा होता है। तो उस पूरे कॉरिडोर को और एलिफेंट जहां रहते हैं उस जंगलों को, दोनों को बचाने का मेन गोल है एलिफेंट प्रोजेक्ट में 1992 में जो शुरू हुआ। आज करीब करीब 26 प्रोटेक्शन जोन है एलिफेंट को बचाने के लिए। दिस इज नॉट जस्ट फॉर द एलिफेंट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, बट इट इज ऑल्सो फॉर द पेट एनिमल्स। कई जगहों पे कई लोग एलिफेंट को एज अ पेट एनिमल रखते हैं, उसे भी प्रोटेक्शन देना इस प्रोजेक्ट में कवर हो जाता है। ठीक है ना, समझते हैं ना आप? आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कई सारे एलिफेंट की जो नंबर्स है उसमें इजाफा हुआ, बढ़े। अभी जंगलों में कई सारे और एलिफेंट्स है। ठीक है, ये जो उसके टस्क है ना, आप देख सकते हैं, इसे भी निकाल लिया जाता है, इससे भी कई सारी मेडिसिन बनाई जाती है। इस 2 टीथ टस्क के लिए इस पूरे हाथी को कई बार खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एलिफेंट्स है, उसे भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो टेम्पल्स में, टूरिज्म में, रेस्क्यू सेंटर्स में जिसे रखा जाता है
एज अ पेट। अब है प्रोटेक्शन जिसे देना है, उसका नाम है वन हॉर्न राइनो, जो सिर्फ और सिर्फ आसाम के जंगलों में और कई सुंदरबन के जंगलों में भी घूमते हुए मिलते हैं। इंडिया में एक ही तरह के राइनो है, वन हॉर्न राइनो बस। ये रेयर है एंड एंडेंजर्ड, मतलब खत्म हो जाने वाले थे, फिर उसे टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन मिल गया, अच्छी बात है। मोस्ट राइनोस आर फाउंड इन आसाम, आसाम में मिलते हैं, एक मार्क के लिए भी, या याद रख लो। वन हॉर्न वो भी एक मार्क के लिए याद रख लो। कुछ ऐसे भी है वन हॉर्न राइनो जो सुंदरबन के जंगलों में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन का जंगल आपने शायद कोई मूवी में वगैरह में देखा होगा, बहुत ही घना सा जंगल, टाइगर्स की बस्ती भी है, ऐसे राइनोस भी है और एलिफेंट्स भी है शायद। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, एग्जैक्टली तो नहीं पता है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है, पर 2020 से पहले, मतलब आज से 10-15 साल पहले शायद शुरू हुआ होगा। तब ऐसा टारगेट रखा गया था कि 2020 आने तक, मतलब जब कोरोना आया था, वन हॉर्न राइनो की पूरा संख्या 3000 से ज्यादा होनी चाहिए, एंड दे अचीव्ड दैट नंबर। तब मैंने सर्च करा था 2020 में, तब 3300 जैसे राइनोस थे। अब तो 5 साल और भी गए तो शायद 4000 4-5 होंगे शायद, मतलब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था ये। फिर है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। कोई क्रोकोडाइल कहता है, कोई एलिगेटर कहता है, कोई घड़ियाल कहता है, कई सारे अलग अलग नाम है, बट ये है ना, ये स्पेशल स्पीसीज है, फ्रेश वाटर में रहती है, मतलब मीठे पानी की जो नदियां होती है उसमें, शायद गंगा वगैरह, इस तरह की। मतलब इसका मुंह देखो आप, इतना ऐसा लंबा होता है। अलग अलग प्रजाति, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है। इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। फ्रेश वाटर एलिगेटर फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स में जो मिलती है, 1970s में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, खत्म होने जाने वाली थी ये। इसके पीछे भी रीजन तो होंगे ही ना, कि भाई इसे क्यों बचाना है यार। जब फ्लड आता है तो घर में घुस जाती है, आपने देखा होगा वडोदरा का पूरा सीन, विश्वामित्री नदी में जैसे फ्लड आता है तो कई सारे घरों में ऐसी क्रोकोडाइल्स मिलती है। वेरी फ्यू वर लेफ्ट इन द वाइल्ड, बहुत ही कम बची थी। फिर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू करा, क्विक एक्शन करी, तो इसे हम बचा पाए टाइम टू टाइम। फिर वल्चर प्रोजेक्ट। पहली लाइन एक मार्क के लिए कई बार आ चुकी है, अलग अलग स्कूल्स के एग्जाम में और बोर्ड में भी पूछता है। वल्चर इज नेचर्स क्लीनलीनेस वर्कर। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में ऐसा कर देते हैं कि द वल्चर इज सोसाइटीज क्लीनलीनेस वर्कर, नहीं, वो कुदरत का सफाई कामदार है। कैसे? इट ईट्स डेड एनिमल्स मीट एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। जो भी एनिमल मर जाता है रोड पे, जंगलों में, पहाड़ों पे, कहीं मर के वो तो वैसे ही रह जाते हैं ना, उसे कौन अग्नि संस्कार करने जाता है या फिर दफनाने जाता है? कोई नहीं जाता। जो ऐसा एनिमल्स को खाने वाला एक बर्ड भगवान ने बनाया जिसका नाम है वल्चर। वल्चर की करीब करीब 9 सब स्पीसीज भी थी। एक मार्क में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इकोलॉजिकल बैलेंस आप जानते हो, साइंस में अच्छी तरह से पढ़ते हो, कि आप मधुमक्खियों से हम शुरू करें तो वो पुलन अलग अलग जगह पे लेके जाती है, उससे फ्रूट्स आते हैं, उससे फल आते हैं। तो कई सारे एनिमल्स है जो वो प्लांट और फल पत्ते खाकर जीते हैं। वैसे जो एनिमल्स है उससे दूसरे एनिमल खा के जीते हैं, जैसे कि गिलहरिया वगैरह जो होती है ना, वो ऐसे फल खा के जीती है। पत्ते खाते हैं कौन? ये हिरन वगैरह। उससे कौन खाता है? तो ये टाइगर वगैरह, लायन वगैरह, वो उसे खाते हैं। जब ये टाइगर, लायन वगैरह मर जाते हैं तो उसका बॉडी तो पड़ा ही रहता है, सड़ जाता है, तो कई सारे कीड़े उसे खा जाते हैं, वल्चर उसे खा जाता है। पूरी नेचर साइकिल, सब ग्राउंड साफ कर दिया, अंत में खत्म। तो जरूरी है बहुत ही, बट 2004 में इसका प्रोजेक्ट शुरू करा गया, क्योंकि सडनली किसी ने फाइंड आउट करा कि वल्चर देखने को ही नहीं मिलते। अभी मैंने कुछ एक वीक पहले इसके बारे में एक रिसर्च पढ़ा था, प्रोजेक्ट पढ़ा था, तो 99% वल्चर खत्म हो चुके हैं। 2025 की बात कर रहा हूं। सो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा कब? 2004 में, करीब करीब 21 साल पहले। एम क्या है? इसकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, वो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म नहीं होने चाहिए, बस ये दो खास बात। क्यों उसकी संख्या में गिरावट आ गई, क्यों खत्म हो गए, उसके पीछे का एक ही रीजन है। जो भी पालतू एनिमल्स है
उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब डिसीज हुआ है, तो उस डिसीज से बाहर निकालने के लिए जैसे हमें एंटीबैक्टीरियल दवाई दी जाती है, उसे भी वन टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल दवाई जैसे डाइक्लोफिनेक कहते हैं वो देते हैं। तो उसके बॉडी में वो दवा फैल जाती है, और जो ऐसी दवाई खाने के बाद बच भी गया हो कोई एनिमल, पर जब भी उसकी मौत आती है मर गया वो एनिमल, रोड पे पड़ा है, पहाड़ों पे पड़ा है, कहीं पे भी पड़ा है, उसे यदि कोई वल्चर ने खाया तो वो डाइक्लोफेनेक नाम की जो दवाई है, जो उसके बॉडी में हर जगह पे जा चुकी है, मिल चुकी है, घुल मिल चुकी है, वो इस वल्चर को खत्म कर देती है। खाने के कुछ ही दिनों में वल्चर खत्म हो जाता है। सो पूरी तादाद में वल्चर की संख्या डाउन। सो दिस इज द रीजन। अब वो दवाई है क्यों मतलब नहीं देनी चाहिए, चलो रिसर्च तो करा, फाइंड आउट तो किसी ने करा कि ऐसा होता है। तो अब शायद वल्चर का तो पता नहीं क्या होगा। अब है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। हिमालय में ये स्नो लेपर्ड मिलता है, हिमालय में, सिर्फ हिमालय में, क्योंकि उसे ठंडी पसंद है, हीट में नहीं रह सकते, डेंजरस है बहुत। पर्सनली आई हेट लेपर्ड्स, मुझे तो लेपर्ड पसंद ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ना चीटर है ये, बैटरेट गुल्ले है साले। कहां सर्वाइव करता है? कोल्ड स्नोवी एरियाज में। हिमालय में करीब करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मतलब 3000 मीटर्स की ऊंचाइयों पे ये मिलते हैं। वेरी रेयर है एंड डिफिकल्ट टू स्पॉट। आप जल्दी उसे खोज नहीं पाओगे, बिकॉज स्किन उसकी सिमिलर होती है स्नो से, सो यू वॉन्ट फाइंड इट आउट कि ये है, यहाँ पे बैठा है, आप शायद उसके माथे पे बैठ गए। भगवान करे वो उसे नींद आ रही है तो नहीं जगाएगा आपको। हाँ, ये याद रखना कहाँ मिलते हैं ये। कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ? 2000 के साल में। 25 साल हो गए। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। एम क्या है? स्नो लेपर्ड को बचाने के पीछे का रीजन ये है बच्चे कि लोकल पीपल में अवेयरनेस होनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसा लेपर्ड रहता है। कुत्ता समझ पे उसके सामने मत चले जाना, वरना मार देगा ये, ठीक है। उसके बाद कई सारे और भी स्पीसीज को बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे कि काश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, जस्ट टू प्रोटेक्ट हंगुल डियर। इन कश्मीर में एक तरह का डियर मिलता है, हंगुल जिसे कहा जाता है, उसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्यों ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, किसे बचाने के लिए, ये 1 मार्क का सवाल कई बार आ चुका है, तो याद रखना, नोट इट। रेड पांडा प्रोजेक्ट भी है, रेयर रेड पांडा जो हिमालयन रीजन में मिलते हैं, उसे बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मैंने आगे जानकारी दे दी थी। मणिपुर थामिल प्रोजेक्ट, ये मणिपुर में जो खास डियर की स्पीसीज जो मिलती है ना, उसे बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब 3 पॉइंट, एक सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व, तीनों के बारे में डिफरेंसेस का सवाल आ सकता है, आया भी हुआ है। तो उन सारी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या है उसमें, एक ही बार में आपके दिमाग में ये छप जाएगा। सेंचुरी देखो, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड, मतलब आप ऑथोरिटी से बात करके परमिशन लेकर, ह्यूमन उसके आसपास आप रहते हैं, लोकल पीपल है, देन यू कैन एंटर दिस सेंचुरी, नो इश्यू। पर ऑफिशियल परमिशन होनी चाहिए यदि आपको डोमेस्टिक एनिमल्स को वहां पे चराने के लिए ले जाना है तो, ठीक है। हर कोई इंसान वहां पे जा नहीं सकता, कुछ भी वहां पे कर नहीं सकता, भंडारा मेला ऐसा लगा नहीं सकता। और ये सेंचुरी क्यों होती पता है? स्पेसिफिक एनिमल की स्पीसीज के बचाने के लिए, स्पेसिफिक एनिमल की स्पीसीज को बचाने के लिए। सेंचुरी 2 तरह की होती है, गवर्नमेंट जिसे हैंडल करती है, प्राइवेट सेंचुरी भी हो सकती है, पर नेशनल पार्क कभी प्राइवेट नहीं हो सकता, बायो रिजर्व प्राइवेट नहीं हो सकता, ये प्राइवेट हो सकती है। जैसे कि आप वन तारा देखो जामनगर में, दैट इज प्राइवेट सेंचुरी है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक ही स्पेसिफिक एनिमल की कई सारी स्पीसीज को, कई सारी प्रजातियों को बचाने के लिए ये सेंचुरी होती है, इसीलिए सेंचुरीज तादाद में होती है इंडिया में। इसे बनाता कौन है? मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। एक प्रोसेस होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, दैट इज कॉल्ड नाउ सेंचुरी।
ठीक है। फेमस सेंचुरी कौन कौन सी है? केरला में आप पेरियर है, उत्तर प्रदेश में जाओ चंद्रप्रभा है, और एतुरनागरम तेलंगाना में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों 1 मार्क के लिए मैप में आ सकते हैं। मैप का एक अलग से लेक्चर हम रखेंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द मैप्स। ये पूछी भी गई है बोर्ड में, आ भी सकती है, सो माइंड वेल। सेंचुरी एक कोई एक स्पीसीज, एक एनिमल की कई सारी स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रही है। अब है नेशनल पार्क। देखो नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है? मोर प्रोटेक्टेड देन सेंचुरी। 1 मार्क के लिए आ सकता है। सेंचुरी से कई ज्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क में मिलता है, ये प्राइवेट नहीं हो सकता। मोर प्रोटेक्टेड एरिया देन सेंचुरी, इसमें मोर देन 1 इकोसिस्टम काम कर रही है। मोर देन 1 इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि वहां पे सिर्फ एनिमल्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ बर्ड्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। वहाँ का फॉरेस्ट, वहाँ के स्पीसीज ऑफ ट्रीज, वहाँ की रिवर्स, वहाँ का वाटर शेड, ग्रासलैंड्स, हर एक चीज जो फूड चेन में आती है, जो इको साइकिल में आती है, सबका यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है। मतलब पूरी फूड चेन जो होती है ना एनिमल्स की, उसका ध्यान रखा जाता है, उसे प्रोटेक्ट करा जाता है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स कंप्लीटली यहाँ पे बैन है। आप यहाँ पे कोई परमिशन लेने के बाद भी चराने नहीं आ सकते। दैट्स इट, फिनिश, निकलो बाहर। राइट, नो डोमेस्टिक एनिमल्स, नॉट एट ऑल, नो परमिशन। सेंचुरी में जाओ, वहां परमिशन लेने के बाद आपको चराने देंगे, पर यहाँ पे नहीं। नॉट लिमिटेड टू 1 स्पीसीज, यहाँ पे कोई एक एनिमल के कई सारी स्पीसीज को यहाँ पे रखा जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो मल्टीपल स्पीसीज एंड फुल इकोसिस्टम का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। पत्तों का भी, ट्रीज का भी, गिलहरियों का भी, वाइल्ड एनिमल्स, हार्बिवोरस, कॉर्निवोरस, सबका ध्यान रखा जाता है, सबके ऊपर फोकस होता है, सबका प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है ना। अब एस्टेब्लिश्ड, जो सेंचुरी में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी, यहाँ पे स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, बनाते हैं। इसके लिए स्पेशल प्लानिंग, कोऑपरेशन दोनों का होता है। कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क इंडिया में है अक्रॉस इंडिया? आप काजीरंगा देखो आसाम में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, वेड़ावदर गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ वहां पे है, गिर गुजरात का लायन रिजर्व है, दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में हंगुल डियर के लिए। सो दीज ऑल आर 1 मार्कर मैप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी है इनमें से। ठीक है, वो मैप में हम ले लेंगे। अब है बायो रिजर्व जोन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। सेंचुरी में बहुत ही कम प्रोटेक्शन है, मिडिल। नेशनल पार्क में वहां हायर, मतलब सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्शन है। बायो रिजर्व में सबसे टॉप लेवल का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, बायो रिजर्व का दूसरा नाम भी है बायोस्फीयर रीजन, बायोस्फीयर जोन वो भी कहते हैं। सेंचुरी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी, नेशनल पार्क में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हुए, इसमें दोनों में से कोई नहीं। तो if you want to declare some place as a bioreserve zone, then you have to take permission from international organizations like UNESCO. उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बायो रिजर्व घोषित होता है, डिक्लेयर होता है। बाकी आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मेन गोल क्या है यहाँ पे? यहाँ का फिजिकल कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करा जाता है। 3 चीजों को प्रोटेक्ट करा जाता है। वेजिटेशन, वहां की जो भी वेजिटेशनल लाइफ है, मतलब ट्रीज, प्लांट्स, जो भी है, सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इंसेक्ट लैंड, वहां के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सबका ध्यान रखा जाता है। प्लस वहां की जो जमीन है, ग्रासलैंड है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। लाइफस्टाइल ऑफ द लोकल पीपल, जो बायो रिजर्व जोन में आते हैं, उसमें रहने वाले जो भी आदिवासी वगैरह लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल, उनका कल्चर, उसको भी प्रोटेक्ट करा जाता है। उनकी लैंग्वेज, उसको भी प्रोटेक्ट करा जाता है। उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करा जाता है। मतलब आपने एक एरिया बनाया 3000 स्क्वायर किलोमीटर का, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें जो भी आया, everyone, everything will be protected. That is bio research zone. ठीक है, स्पेशल रिसर्च यदि ट्रेनिंग वगैरह करना है उसमें कि क्या है चीज, वहां के एनिमल्स कैसे है, वहां के ट्रीज कैसे, प्लांट लाइफ कैसी है, वहां की नदियां कैसी है, वहां के वाटर शेड कैसे है, then you have to take permission from the government and you can enter there.
ठीक है, बायो एजुकेशन स्टडी वगैरह होता है वहां पे। यहाँ पे आउटसाइड के कोई भी लोगों को एंट्री ही नहीं है, प्रोहिबिशन कंप्लीटली, नो ह्यूमन एंट्री इज देयर, ऑल ह्यूमंस आर रिस्ट्रिक्टेड देयर, किसी को अंदर नहीं आना है, इंटरफियर नहीं करना है। लार्ज एरिया कवर करता है, मतलब 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होता है यूजुअली, एवरेज सबसे बड़ा। इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व कहां पे है इंडिया में? दीज आर ऑल वन मार्कर मैप क्वेश्चंस। नीलगिरी आप जानते हो साउथ इंडिया में, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, जिसके बारे में कई बार न्यूज में छपता है कि कोई ना कोई वहां चला जाता है, वहां पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी आज भी नहीं गया। पर ये अमेरिकन लोग हैं ना, ओवर साहसी होते हैं, रिस्की। एक तो गया था, कभी वापस ही नहीं आया, एक दूसरे ने जाने की कोशिश करी थी, पकड़ा गया। सुंदरबन वेस्ट बंगाल है, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश, रण ऑफ कच्छ गुजरात में जो 2008 में डिक्लेयर हुआ। दिस ऑल आर बायो रिजर्व जोन्स, ठीक है। अब देखो ये सबसे बड़ी चीज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये तीनों चीजें आपको एकदम शॉर्ट में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं समझाऊं, समझाने की जरूरत भी नहीं है। सेंचुरी मीडियम प्रोटेक्शन लेवल, नेशनल पार्क हाई, बायो रिजर्व में हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी सेंचुरी में आप जा सकते हो, बट लिमिट है, परमिशन लेनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ भी अलाउड नहीं है ह्यूमन। बायो रिजर्व में नो एंट्री, नो आउटसाइडर्स, प्लीज लिव। एनिमल ग्रेजिंग परमिशन के साथ सेंचुरी में चला सकते हो अपने एनिमल्स, यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। फोकस एक फ्यू स्पीसीज एनी एनिमल की, उसके ऊपर फोकस है। यहाँ पे फुल इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन दिया जाता है। यहाँ पे नेचर, एनिमल, लैंड, लोकल पीपल, सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैनेज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। बायो रिजर्व इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब यूनेस्को। यूज किसके लिए है? एनिमल का प्रोटेक्शन है। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, टूरिज्म भी है, रिसर्च भी है नेशनल पार्क में। यहाँ पे प्रोटेक्शन, एजुकेशन, कल्चरल स्टडीज सब कुछ होता है। साइज स्मॉल टू मीडियम, यहाँ पे बिगर देन सेंचुरी से बड़ी साइज होती है। यहाँ पे 5000 स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट। एग्जांपल्स पेरियार, एतुरनाग्रम, गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, नीलगिरी, सुंदरबन, रण ऑफ कच्छ, ग्रेट निकोबार वगैरह वगैरह वगैरह। आया ना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बायो रिजर्व जोन में टोटल प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया एंड गुजरात की बात करें तो पूरे इंडिया में बायो रिजर्व जोन 18 है, उसमें से एक गुजरात में है, ग्रेट रण। नेशनल पार्क पूरे इंडिया में 103 है, उसमें से 4 नेशनल पार्क गुजरात में है। सेंचुरीज हर जगह पे 531 पूरे इंडिया में, उसमें से 23 गुजरात में। ठीक है, ये भी पूछते कई बार, सो नोट कर लियो। अब आगे कंक्लूजन की बात करें तो डेवलपमेंट हो ना, वो बहुत जरूरी होता है। आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो कि जंगलों को नहीं काटेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रोड नहीं बनाएंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी नहीं बनाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। बनाना भी चाहिए, बट वी मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट इट्स इफेक्ट्स ऑन नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, वो जानना बहुत जरूरी है। जब हम प्लानिंग करते हैं ना ग्रो करने का, तो इस चीज को भी कंसिडर करनी चाहिए कि लाइफ सिस्टम जो है उसे नुकसान ना पहुंचे वहां रहने वाले। इफ इवन वन स्पीसीज डिसअपियर, एक प्रजाति यदि खत्म हो जाती है, इट मींस इट ब्रेक्स द फूड चेन एंड इफेक्ट्स ऑल लाइफ। जो आप साइंस में पढ़ते हो, यहां पे भी मैंने एग्जांपल दे दिया था। If the food chain, every insect and animal has a special role. Each one keeps the balance of nature. सब पूरा नेचर का बैलेंस है, और वो तो होना ही चाहिए ना, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। फूड चेन तो होनी ही चाहिए। डीर जो होती है वो कई सारे प्लांट्स खाते हैं, टाइगर्स डीर्स को खाते हैं, वल्चर डेड एनिमल्स को खाते हैं, और कीड़े जो होते हैं वो बाकी कुछ जो भी बचा है वो ग्राउंड साफ कर देते हैं। सो ये फुल इकोसिस्टम है जो काम करती ही रहती है। उसमें से एक निकल गया बाहर, इकोसिस्टम खत्म। सो वन लाइफ इज लॉस्ट, द एंटायर सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरी लाइफ फॉर्म। हम जानते नहीं है पर ये साइंस है। इफ even one species is removed, the whole natural system slowly breaks down. Problem come in the long run. हमें अभी कोई एक स्पीसीज खत्म हो गई तो अभी तुरंत नहीं पता चलेगा कि ऐसा हुआ है, लॉन्ग टाइम पे पता चलेगा। कैसे? एग्जांपल बेस्ट, ह्यूमंस को बहुत ही बाद में पता चलता है। जैसे कि इवन वी ऑफन डोंट रियलाइज द डेंजर अंटिल इट्स टू लेट। जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आज है ना हमारे सामने,
जो कभी भी कहीं से भी फ्लड आ जाता है, पूरा पहाड़ एकदम नीचे, मतलब अर्थक्वेक आने के बाद जैसे कैसे कई सारे वीडियोस में दिखाते हैं ना, पूरा नेस्त नाबूद हो जाता है। तो जो आज हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देख रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस एक्शंस मेड डिकेड्स अगो, कई साल पहले जो गलतियां करी थी एंसेस्टर ऑफ अस, उसका रिजल्ट आज हम भुगतते हैं। इफ यू फॉलो प्लांट डेवलपमेंट देन वी कैन ग्रो विदाउट हर्टिंग नेचर, सीधी सी बात। सो टुडेज नीड बी फ्रेंडली विद द एनवायरमेंट, ओनली देन वी कैन प्रोटेक्ट अवर फ्यूचर लाइफ। ठीक है, नाउ यू कैन कमेंट कर सकते हो, सर वी लव एसएस। ठीक है ना। अब हम चैप्टर 1, 2, 3, 8, 9 एंड 15, मतलब करीब करीब 7 चैप्टर हमने खत्म कर दिए। कोर्स भी हम नवंबर में खत्म करेंगे, एप्लीकेशन में पूरा कोर्स है, नोट्स भी मिल रही है, रिवीजन भी मिलेगा सब कुछ, और उसके बाद रिवीजन कई सारा करेंगे हम, जब फर्स्ट एग्जाम होगी तब भी हम करेंगे, नो इश्यूज। ठीक है, नोट्स यदि चाहिए आपको, ये क्लास नोट्स और स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स की, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू कैन परचेज द कोर्स फ्रॉम हर्ष पारस एप्लीकेशन। आई हैव द डाउट सर व्हाट इफ द बर्ड इन सेंचुरी आर फ्लाई आउट ऑफ द सेंचुरी। तो बर्ड्स है, चले जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक बर्ड के ऊपर मॉनिटरिंग थोड़ी ना करेंगे वो ब्लूटूथ लगा के, कहाँ गया उड़ के, चलो वापस आ जाओ। उसे पता होता है, बर्ड की भी एक माइंडसेट होती है, वो आ जाता है वापस, देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा है नहीं कुछ, चलना चाहता है तो वापस आ जाएगा। कई सारे ये जो नेशनल पार्क की बात करें, गिर, तो गिर में से कई सारे जो लायंस है वो आजू बाजू के गांव वगैरह में नहीं चले जाते, जहाँ उसकी बॉर्डर भी नहीं होती, वहां तो वहां गांव में खेतों में घूमते हैं कई किलोमीटर दूर, फिर आ जाते हैं वापस, हम जैसे घर छोड़कर जाते हैं क्लासेस में। वो आ जाता है वापस, उसका कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है। डेंजरस होता है, कई बार बर्ड बाहर निकल जाते हैं तो डेंजर होता है, कहीं ये हंटर्स या पॉल्यूशन की वजह से वो मर भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की वजह से, तो वापस नहीं आते, पर उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट माय डियर। चलो, सी यू नेक्स्ट। सर हाउ कैन वी रिमेंबर 1 मार्क्स एंड एग्जांपल्स स्पेशली इन चैप्टर 1? हाँ, 1 मार्कर क्वेश्चंस कैसे याद रखें, उसके लिए मैं एक अलग से नोट्स शायद बना रहा हूँ जो आपको काम में आ जाए, उसके ऊपर वर्कआउट चालू है, वो एप्लीकेशन जैसे बन जाती है एप्लीकेशन में मैं रख दूंगा आपके लिए फायदेमंद, सारी कुछ चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कई सारी, उसके ऊपर वर्क चालू है। सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम एप्लीकेशन ओनली, प्रिंट निकलवा सकते हो, पढ़ सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। आपका सारा टेंशन मेरे ऊपर है, इंग्लिश का और सोशल साइंस का। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लो।